कैसे हो? कैसा चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई? तो जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, किसको पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? किस पर्पज़ से पढ़ने वाले हैं? तो जो हमारा 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम है, इसके पर्पज़ से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें कंप्लीट हम लोग एनसीईआरटी को कवर अप करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन को डिस्कस भी कर लें आज के क्लास में। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा, वो भी आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, ये पूरी एनसीईआरटी बुक है, इस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसको ओपन कर लिया है ताकि अच्छा लगे आप लोगों को समझने में भी चीज़ें, और सब कुछ क्रिस्टल क्लियर आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, अब आप लोग अपने पेन पेपर और कॉपी जो भी हो आप अपना ले लीजिए, लेके बैठ जाइए हमारे साथ, और इसको हम लोग आज ख़त्म कर देंगे। वन शॉट वीडियो है। क्या होने वाला है बच्चों? ये हमारा वन शॉट वीडियो है। मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, ये हमारा वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें पूरा कंप्लीट चैप्टर 11 करंट इलेक्ट्रिसिटी को कवर अप करेंगे। ये बुक कौन सी है ये भी मैंने आपको बता दिया। ये बुक है बेटा एनसीईआरटी। कौन सी बुक है? एनसीईआरटी। तो इससे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा कि सर ये तो हमारी केवल सीबीएसई की बुक है, यानी सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट को कवर अप करेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये बुक सीबीएसई के साथ साथ यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या इस तरीके से कई सारे ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जिनको कवर अप करती है। क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी बोर्ड्स हैं, मोस्ट ऑफ द बोर्ड अब सीबीएसई के पैटर्न को ही फॉलो अप करते हैं। सिर्फ एक बोर्ड को छोड़ के, वो है आईसीएसई बोर्ड। तो आईसीएसई बोर्ड में बहुत सारे एडिशनल कंटेंट हैं। ठीक है, लेकिन आईसीएसई बोर्ड में भी ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। तो इसलिए जो भी हमारे बोर्ड के बच्चे हैं जो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में लिखा है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। मैं बता दे रहा हूँ, पहले से क्लियर कर देता हूँ, ये कंप्लीटली ब्रीफिंग वाली वीडियो नहीं है, ये वन शॉट वीडियो है। इसमें टू द पॉइंट केवल बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम वैसे पूरे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ अगर सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे तो लेक्चर्स काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि लेक्चर काफ़ी लंबा हो, कम से कम समय में हर एक बच्चा इसको समझ पाए, इसलिए मैं इसको काफ़ी कम समय में इलाबोरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी हम समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलता है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो यहाँ पर मिलेगा। इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में है, हमको दिख रहा है, आप लोगों को भले दिखे या ना दिखे। ठीक है, ठीक है, अरे कहीं तो दिख जा भाई, नहीं दिखेगा तो मुझे खुद से लिख के बताना पड़ेगा। चलो, लगता है इधर कहीं दिख नहीं रहा, यहाँ दिख रहा है खाली। कि अगर यहाँ पर देखो लिखा है कि इफ़ नेट चार्ज क्यू फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन टाइम टी, देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज आई इज़ इक्वल टू क्यू बाई टी। लेकिन इसको हम लोग इस तरीके से ना लिख के इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे ये भी हम बता देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले हमको जानना जरूरी है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट की डिफिनेशन को, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ या टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या लिखना है? टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए आप क्या लिखना है आपको डिफिनेशन में, कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बाद क्या लिखना है? इसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हैं कि अगर मान लिया जाए कि इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन टाइम टी, देन करंट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, ये आपके सामने फार्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट होती है बेटा वो होता है कुलॉम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो कुलॉम पर सेकंड इसका यूनिट बना, और कुलॉम पर सेकंड को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? एम्पियर, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बात हो गई हमारी
इलेक्ट्रिक करंट की। याद रखना है यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ कि जो चार्ज है इसका भी फॉर्मूला होता है प्लस माइनस एन ई। क्या होता है चार्ज का फार्मूला? प्लस माइनस एन ई। एन हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ई को हम लोग बेसिक चार्ज कहते हैं। ई को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक भी कहते हैं और इसको एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, बेसिक और एलिमेंट्री चार्ज। और इसकी वैल्यू कितनी होती है याद रखना है आपको, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज का ये फॉर्मूला भी होता है। तो यहाँ से एक चीज़ और आपको मिल गया, क्या कि I इज इक्वल टू Q/T तो है ही, Q की जगह हम Ne/T भी लिख सकते हैं, Q की जगह Ne/T भी लिख सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं। तो SI यूनिट की अगर हम बात करें तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? कूलम्ब होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था। ठीक, और याद रखना है आपको, यहाँ पर दिया गया है विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? इसका यहाँ पर मतलब ये बताया गया कि एक कूलम का मतलब हो गया कि उस बॉडी के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इतने उससे निकले हैं, और नेगेटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी ने गेन किया है। ठीक है, अगर किसी बॉडी के पास, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है ए, और इसने क्या किया है, इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन्स को शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ ENS। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स ए बॉडी ने डोनेट कर दिए। इसका मतलब कि ए पर जो चार्ज की वैल्यू होगा, चार्ज ऑन ए, ये होगा प्लस का 1 कूलम। ठीक है, और अगर कोई बॉडी ऐसे ही मान लेते हैं कि बी है, और इस बॉडी ने इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए। इसका मतलब कि बॉडी बी पर जो हमारा चार्ज है बेटा, वो माइनस में है 1 कूलम। कितना? माइनस में 1 कूलम। यहाँ पर भी दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि यानी जो बॉडी, यानी ए ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी वो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा आपको, एग्जैक्टली जब 1 कूलम के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाते हैं तो वो एक्चुअल में आते हैं बेटा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है ना, कितना आता है? 6.25 इंटू 10⁻18। लेकिन इलेक्ट्रॉन ऑलवेज होल नंबर के फॉर्म में होना चाहिए, इसलिए इस नंबर को राउंड ऑफ करके 6 इंटू 10⁻18 लिखा जाता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको भी हटा रहा हूँ। अब आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिन लोगों को एडिशनल ज़रूरत हो वो क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, कभी कभी आता है डिफाइन 1 एम्पियर, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये भी मैं आपको एक चीज़ इलेक्ट्रिक करंट को लेके बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है बेटा? ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। और मैं बता दूं इसके बारे में थोड़ा सा, एक और चीज़ बता दूं, स्केलर क्वांटिटी है जबकि इसके पास दोनों चीज़ें हैं। क्या? मैग्नीट्यूड भी होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड। इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वॉयलेट करता है। किसको वॉयलेट करता है? वॉयलेट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी हैं वो सभी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हैं, वॉयलेट नहीं करती। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को वॉयलेट करता है, यानी कि फॉलो नहीं करता है। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि डू नॉट फॉलो, डू नॉट फॉलो। यहाँ पर फॉलो लिख दे रहा हूँ, डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो स्केलर क्वांटिटी होने के पीछे का सिर्फ एक रीज़न है कि ये फॉलो नहीं करता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। तो ये बात आप लोग लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। डिफाइन करने को आ जाता है कि 1 एम्पियर को डिफाइन करें। तो 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पियर क्या है? कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ये 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो होता है तब करंट की वैल्यू 1 एम्पियर होती है। ठीक है, दैट इज 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड। तो ये आपको याद रखना है।
इन जनरल करंट को मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में मेजर किया जाता है। तो 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है। और ये जो मिली और माइक्रो है ये प्रीफिक्स है, जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर क्लास 9th में पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पे भी आप लोग ये चीज़ याद रख सकते हैं। आगे है, क्योंकि जैसा कि हमारे हेडिंग में आप देख सकते हो लिखा है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। क्या क्या लिखा है बच्चा? यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, आइए अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है ये समझना। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और है, वो भी मैं बता दूं आपको। एक चीज़ और है बेटा, वो भी ध्यान दो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किससे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है अमीटर से। किससे किया जाता है? अमीटर से। याद रखना है, इलेक्ट्रिक करंट किससे मेजर किया जाता है? अमीटर से। और ये हमेशा इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज टू बी मेजर्ड। जिस सर्किट का करंट मेजर करना होता है उसके साथ सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है ना? किसमें? सीरीज में। याद रखना है। अमीटर के बारे में थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अमीटर जो होता है बेटा ये दो, अरे यार ये क्या हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। आओ, अगर मैं अमीटर की बात कर ही रहा हूँ, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? मैं बात करने जा रहा हूँ इस अमीटर के बारे में। तो अमीटर एक्चुअली में क्या होता है? अमीटर दो तरह का होता है, एक रियल अमीटर और एक होता है आइडियल। अगर रियल अमीटर है तो रियल अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो होगा। ध्यान देना, मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस वेरी लो। लिख लो ये बात कि अगर अमीटर रियल है तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, और अगर आइडियल है तो उसका रेजिस्टेंस सीधा 0 होगा। आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस 0, रियल अमीटर का रेजिस्टेंस वेरी लो। अब मैं इस सीक्वेंस में आगे बढ़ता हूँ, ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये चीज़ आप क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब दोबारा मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। वन शॉट है तो इसमें बहुत कम समय में ज़्यादा चीज़ें हमको एक्सप्लेन करनी है। कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें हम आपको समझा पाएँ। ठीक है, अब आगे आता है हमारे पास कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। सवाल आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान दीजिए, क्या आता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है भाई? तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डिफिनेशन ये है, ध्यान से देना, कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एन अमीटर एंड अ प्लग के। तो इलेक्ट्रिक सर्किट सिंपली क्या होता है? क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल भाषा में अगर इसको बोला जाए तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? क्लोज्ड पाथ ऑफ, ध्यान दें, क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इन विच, अब उसके बाद आप लिख सकते हो इन विच, ठीक है, इन विच अ सेल। इसके बाद इतनी बात ना भी लिखो चलेगा, ये बात ना लिखो चलेगा। क्या लिखना है? इन विच अ सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, एन अमीटर एंड अ प्लग की इज कनेक्टेड। ठीक है, ये सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट का एक डिफिनेशन है। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेल में हमारे पास क्या होता है? ये जो सिंबल बेटा बना है ये सिंबल एक बैटरी का है। ठीक है, एक डंडा बड़ा और एक छोटा, ऐसे अगर कोई सिंबल है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है, और ये सेल होता है। ये दो सेल लगे हैं, एक देख रहे हो ये बड़ा डंडा है एक छोटा है, एक ये बड़ा डंडा एक छोटा है, तो ये दो सेल लगे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी बोलते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हमने पढ़ा कि I बराबर Q/T, तो करंट का चार्ज का फार्मूला हो गया I × T। I हमारा दे दिया है 0.5, तो 0.5 टाइम 10 मिनट दिया है, जबकि टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड होता है। तो 10 मिनट को क्या करेंगे? सेकंड में बदल लेंगे, 600 सेकंड, और दोनों को Q बराबर IT वाले में I और T को रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। इसको हम नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, कि इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंपल सा मतलब होता है कि एक क्लोज्ड पाथ होना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें एक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, अमीटर एंड प्लग की कनेक्टेड हो, या कोई भी, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक बल्ब ही हो। यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, क्या लिख सकते हो बाबू? इलेक्ट्रिक डिवाइस।
डिवाइसेस कि अ सेल, एन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, एन अमीटर एंड अ प्लग की इज कनेक्टेड। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया। अब लिखा है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट का मतलब एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। तो एम्पियर को डिफाइन करना है, तो एम्पियर में किसको आप डिफाइन करोगे? 1 एम्पियर को डिफाइन करोगे। 1 एम्पियर का डिफिनेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको मार्क किया है यहाँ पर, कि यहाँ पर मार्क किया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देखिए हमने मार्क किया हुआ है आपके लिए, किया है ना, यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है बच्चों, दिख रहा है कि 1 एम्पियर इज कंस्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड, दैट इज 1 एम्पियर। ये तो ये डिफिनेशन आपको नोट कर लेना। अब इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। फार्मूला क्या लगा देंगे कि Q बराबर क्या मैंने बताया, NE। और ध्यान रखें NE, यही फार्मूला से N निकलेगा, तो यहाँ से बेटा N बराबर क्या हो गया, Q/E। Q कितना है, 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब। E की वैल्यू कितना है मैंने बता दिया है शुरुआत में। E की वैल्यू कितना लेते हैं बेटा, E की वैल्यू कितना लेते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁹। बस यही रखना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁹। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, 1/6 है, तो डेसिमल अगर हटाओगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, तो आगे 10, यानी ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 16, और ये 10⁻⁹ है, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+19 हो जाएगा। तो हमने कहा ऐसा करो 19 की जगह 18 कर दो और एक 0 यहाँ लगा दो। अब जब 100 को 16 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा बेटा 6.25 इंटू 10⁻18। और इसी 6.25 को राउंड ऑफ करके आप क्या लिख दोगे, इसी 6.25 को राउंड ऑफ करके आप लिखोगे 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यानी 1 कूलम्ब चार्ज में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये बात ऑलरेडी हमने ऊपर आपको बता दी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप समझना कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है समझना, क्योंकि समझो कि अगर हम एक बात कहें कि एक ठंडा ऑब्जेक्ट है और एक गर्म है, ठीक है, ये एक बॉडी है और ये गर्म है, क्या है, गर्म है, ठीक है, और ये एक कोई बॉडी है, ये क्या है, ये ठंडा है। अगर इस ठंडे वाले को इसके साथ कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि जो इसकी गर्माहट है वो इसमें ट्रांसफ़र होगी, यानी हीट, कह सकते हो कि हीट एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होगा, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इसी तरीके से अगर एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर एक बॉल रखा, जैसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मान लो ये, मान लो बेटा कि ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई बॉल रखा है, तो ये बॉल ना तो इधर को मोशन करेगा ना तो इधर को मोशन करेगा, ये इसी जगह पे क्या रहेगा, रेस्ट। लेकिन अगर मैं ऐसे ढाल बना दूँ, हॉरिजॉन्टल सरफेस ये हो, ठीक है, और ऐसे मैं ढाल बना दूँ और बॉल को मैं यहाँ रोक के रखूँ, तो क्या ये रुकेगा? आप कहोगे नहीं सर, ये तो नीचे की तरफ क्या करने लगेगा, मोशन करने लगेगा। इसी तरीके से पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ती है करंट को मूव कराने के लिए। किसको? करंट को मूव कराने के लिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो करंट कब मूव करेगा? पोटेंशियल के वजह से। जो हमने सेल बताया आपको ऐसे ऐसे वाला कि ये प्लस है, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल। और इसको क्या बोलते हैं, माइनस वाले को नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव टी लिख दिया मैंने। तो पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है हाई पोटेंशियल या हाई वोल्टेज, हाई पोटेंशियल या इसी को हाई वोल्टेज भी बोलते हैं। और नेगेटिव को बोलते हैं लो पोटेंशियल या लो वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं, इस नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है बेटा, नेगेटिव, इस ये जो नेगेटिव है, इसको जो मैंने नेगेटिव टर्मिनल लिखा है, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? लो पोटेंशियल, या इसी को लो वोल्टेज बोलते हैं, लो वोल्टेज। तो ये बात आपको याद रखना है। तो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से मूव करता है, लो पोटेंशियल की तरफ आता है, लेकिन कब? जब एक क्लोज्ड सर्किट होगा। जैसे कि आप ऊपर वाले इस सर्किट डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये पूरा एक सिस्टम। कैसे कि यहाँ पर आप देखो आराम से एरो बना हुआ है, आपने कहा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। प्लस वाले से करंट मूव करते करते बल्ब, ये जो सिंबल दिखाया गया है ये बल्ब का सिंबल है। किसका है? बल्ब का। ये बल्ब का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है।
करंट बल्ब इधर से होते हुए, बल्ब से होते हुए ऐसे जाते 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 अमीटर, अमीटर क्या करेगा, करंट की वैल्यू को मेजर करेगा। मेजर करने वाली डिवाइस से होते हुए ये क्या है, ये प्लग की है। ये क्या है, ये बेटा प्लग की है। ये हमारा प्लग की है। प्लग की दो तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज। ये क्लोज्ड है, बीच में डॉट लगा हुआ है। अगर इस तरीके से डॉट बना है, इसका मतलब करंट अलाउ हो रहा है। और अगर ऐसा है, खाली बीच में कुछ नहीं है, तो ओपन प्लग की बोलते हैं। इसका मतलब कि बंद है, करंट जाने नहीं दे रहा, करंट का रास्ता बंद है यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्लग की बंद है, तो क्लोज्ड प्लग की। क्लोज्ड प्लग की से होते हुए करंट हमारा कहाँ तक आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल तक। तो ये क्या बना, एक क्लोज्ड पाथ बना। अब करंट कैसे मूव कर रहा है, एरो रिप्रेजेंट भी किया गया बुक में कि करंट प्लस से चलते हुए बल्ब से होते हुए ऐसे माइनस तक पहुंचा है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट है। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट मूव कर रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द सेल। ठीक है, तो पोटेंशियल ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है करंट को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पोटेंशियल हमारा क्या है। तो देखो बेटा, पोटेंशियल को समझने के लिए कहीं पर लिखा होगा, पोटेंशियल नहीं लिखा है क्या, सीधे उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया। ओहो हो, देखो कोई बात नहीं बेटा, हम बताएंगे आपको। देखो यहाँ पर कि फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले। ग्रेविटी का कोई रोल प्ले नहीं होता है। द इलेक्ट्रॉन्स मूव्स ओनली इफ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। और उस इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस को ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी और कंसिस्टिंग वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। यहाँ पर क्या होता है, केमिकल एक्शंस होते हैं। केमिकल एक्शन इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। यानी द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल जनरेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। भले वहाँ पे करंट हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है हमेशा। व्हेन द सेल is connected to a conducting circuit element, the potential difference sets the charge in motion। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर बात करें, इसी सर्किट में बात करें कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आप की देख रहे हो, ये की ये क्लोज्ड ना होता, ये जो डॉट बना है ये डॉट ना बना होता, ये डॉट ना बना होता, तो क्या होता कि इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलाउ है, लेकिन इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता, करंट की वैल्यू जीरो हो जाता। तब भी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ ना कुछ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी सेल है, ये एक बैटरी है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, तो यहाँ केमिकल एक्शन हो रहे हैं कंटिन्यूसली, इसलिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में कि व्हाट इज अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो उसको भी समझ लेते हैं कि वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये जो बिटवीन 2 पॉइंट है ये कीवर्ड है कि वी डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। कि उस सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए जो वर्क होता है, एक चार्ज, एक कूलम के चार्ज, मूव अ यूनिट चार्ज, ये यूनिट चार्ज लिखा ना, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एक पॉइंट से 2 पॉइंट तक मूव करने में W वर्क करना पड़ा ड्यू फॉर चार्ज Q को मूव कराने के लिए, तो जो हमारा पोटेंशियल का फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा V बराबर W/Q। अब इसकी SI यूनिट की बात करें तो इसका SI यूनिट होता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इसकी SI यूनिट जो होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। इस चीज़ को आप लोग क्या करोगे, इस चीज़ को आप लोग याद करोगे, वोल्ट। नेम्ड आफ्टर एंड्रे वोल्टा, इनका ये डेट ऑफ बर्थ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल सवाल में ये भी पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज 1 कूलम फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। कि व्हाट इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट तब होगा ना क्योंकि हमारा फार्मूला क्या कह रहा है कि वोल्टेज बराबर की W/Q, वोल्टेज बराबर W/Q। तो अगर W की वैल्यू भी 1 जूल हो और चार्ज की वैल्यू भी 1 कूलम हो तो दोनों 1 को डिवाइड करेंगे तो V बराबर क्या आएगा, 1 वोल्ट आएगा ना। तो इसका मतलब कि 1 जूल का वर्क 1 कूलम के चार्ज को सेंड करने में अगर हो रहा है तब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 वोल्ट होगी। वही लिखा है कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a 1 coulomb of charge from one point to another। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसका नाम है वोल्टमीटर। क्या? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय मींस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। अब वोल्टमीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कैसे? कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द पॉइंट्स बिटवीन विच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। अब इस वोल्टमीटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो कि वोल्टमीटर भी हमारा एक रियल होता है और आइडियल होता है। अगर रियल वोल्टमीटर है तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई। और अगर रियल आइडियल है तो आइडियल का रेजिस्टेंस सीधा इनफाइनाइट, आइडियल का रेजिस्टेंस सीधा इनफाइनाइट। याद रखना है इसको, ठीक है। कैसे कनेक्ट किया जाता है सर्किट में? पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। वोल्टमीटर है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है बिटवीन टू पॉइंट्स। आगे सवाल आ गया। अब आगे सवाल में दिया है कि कैलकुलेट कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो फार्मूला आपके सामने है कि V बराबर W/Q, यही तो है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा? VQ। तो बस वोल्टेज को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वोल्टेज है 12 वोल्ट, चार्ज है 2 कूलम्ब। तो यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट को 2 कूलम्ब से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। ये सॉल्यूशन में ये फार्मूला लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे, खटाक से आंसर। आगे पूछा है नेम द डिवाइस हेल्प्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सेल या बैटरी, क्योंकि सेल या बैटरी ही है जो एक मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस अ कंडक्टर। आगे है व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। अभी आपके सामने हमने समझाया कि 1 वोल्ट क्या होता है, कि 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आगे पूछा है कि हाउ मच एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहा है, मतलब यहाँ भी आपको वर्क डन ही निकालना है। टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, यानी चार्ज की वैल्यू कितना दे दिया? 1 कूलम्ब। तो अगेन आप वर्क डन निकाल लोगे कि वर्क डन बराबर V इंटू क्यू। वोल्टेज हमारा कितना दे दिया बेटा? 6 वोल्ट। चार्ज कितना बोल रहा है? 1 कूलम्ब। तो 6 इंटू 1 करेंगे तो 6 जूल। तो 1 कूलम्ब के चार्ज को 6 वोल्ट के बैटरी से सेंड करने में कितना एनर्जी लगेगा? 6 जूल का एनर्जी लगेगा। आंसर खत्म। ये कुछ हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखो यहाँ पर भी दिया है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 11.11, ये कुछ सिंबल्स वगैरह दे रखे हैं वैसे, ठीक है। कंप्राइजेज अ सेल और बैटरी, अ प्लग की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कोई भी कंपोनेंट होता है एंड कनेक्टिंग वायर्स। It is often convenient to draw systematic diagram in which different components of the circuit are represented by the symbols conveniently used। कन्वेंशनल सिंबल्स हमारे दे रखे हैं। ये हमारा सेल का है, ये बैटरी का है, ये ओपन प्लग की है, क्लोज्ड प्लग की है, कनेक्टिंग वायर है, नॉट कनेक्टिंग वायर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा बल्ब का सिंबल है, रेजिस्टेंस का है, रियोस्टेट का है, वेरिएबल रजिस्टर। जैसे कि सिंपल भाषा में हम समझाने के लिए बात करते हैं, घरों में पंखा लगा होता है, पंखा का रेगुलेटर होता है। तो रेगुलेटर क्या करता है? एसी करंट को कंट्रोल करता है। जैसे मान लो 1 नंबर पे धीमा पंखा चल रहा है, 2 नंबर पे थोड़ा तेज, 3 नंबर पे और तेज, 4 नंबर पे और तेज, अब फिर एक बार घुमा दिया तो फिर से 0 हो गया, पंखा बंद। तो उसी तरीके से डीसी करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट का यूज करते हैं, जिसे हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये जो सिंबल बना है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का है और ये सिंबल रियोस्टेट का है। यानी रियोस्टेट डीसी करंट कंट्रोलर है, डायरेक्ट करंट कंट्रोलर है, याद रखना है। अमीटर का ये सिंबल है, ऐसे भी बना होता है। और अगर कहीं गलती से ऐसा भी सिंबल बना हो कि यहाँ कोई एरो बना हो और ए लिखा हो, प्लस और माइनस लिखा हो, ये भी हमारा अमीटर ही है। उसी तरीके से वोल्ट मीटर में भी होता है कि एरो बना होता है ऐसा, अब वी लिखा है, अब प्लस और माइनस सिंबल बना है, तो ये वोल्ट मीटर है। आगे बढ़ते हैं, क्या है? वोल्ट मीटर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, इसी सीक्वेंस में ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज ओम्स लॉ। ठीक है, तो इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। तो इस चीज़ को ही देखो, ये एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर कि क्या इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। तो आप लोग क्या बोलते हो कि हाँ सर है ना रिलेशन। कौन सा रिलेशन? V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यही तो नियम है ओम का नियम। तो इन्होंने एक कहानी सुनाई थी और उस कहानी के बाद इन्होंने नियम दिया था। ये कहाँ के थे? ये जर्मन साइंटिस्ट से, सीधी बात। इन 1827 अ जर्मन साइंटिस्ट फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम से, ये उनका देख रहे हो, इनका पूरा जीवन शैली दे रखा है 1787 टू 1854।
उन्होंने फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई एंड फ्लोइंग थ्रू मेटेलिक वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स. The potential difference V across the ends of given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains same. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ पूछा जाता है, तो जब कभी भी आएगा ओम्स लॉ तो आप कितना लिखोगे, इतनी पूरी कहानी लिखोगे? हमने कहा नहीं, आपको कितना लिखना है, आपको लिखना है कि द पोटेंशियल डिफरेंस V across ends of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to current flowing through it प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट. तो केवल टेम्परेचर की बात हम नहीं करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि प्रोवाइडेड इट्स फिजिकल कंडीशन रिमेंस कांस्टेंट. ये जो टेम्परेचर है इसकी जगह आप क्या लिखोगे? इसकी जगह आप लिखोगे बेटा फिजिकल कंडीशन. अरे यार ये क्या सीन बन गया, ये तो टच भी नहीं करना है हमको. ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर की जगह आप क्या लिख लोगे? आप सीधा लिखोगे फिजिकल कंडीशन. अब टेम्परेचर प्रेशर दोनों आ जाता है, ठीक है ना. तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए. दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ. क्लियर? तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. तो V अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कांस्टेंट भी आएगा. तो क्या हो गया यहाँ पे, आगे लिखोगे तो V इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट आया मल्टीप्लाइड बाई I. तो V अपॉन I, ये इस I को यहाँ से हटा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, तो V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट. और इस कांस्टेंट को R लिखा गया और इसको बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ द वायर. इसको क्या बोला गया? रेजिस्टेंस. तो R इज अ कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. ठीक है. अब रेजिस्टेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, पूछा जाता है क्या कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस क्या है भैया. तो आप रेजिस्टेंस के बारे में इतना लिखना कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट. बस इतना ही. इसकी SI यूनिट ओम होता है और रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला V/I होता है. और इसका यूनिट पता चल गया ओम. ये ओम लिखा है, ओम का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है. तो यहाँ पर लिखा भी गया है रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ओम. ठीक है, अब याद हो गया. अब आपको पता चल गया कि एक फार्मूला दिया कि V इज इक्वल टू IR. इससे क्या निकलेगा? रेजिस्टेंस. एक फार्मूला हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़ा, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज. तो एक फार्मूला ये भी है, ये भी आपको याद रखना है. इसका भी यूनिट वोल्ट ही लिखेंगे और इसका भी यूनिट वोल्ट ही लिखेंगे. ठीक. R का यूनिट ओम होता है जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये. I का यूनिट एम्पियर होता है. वर्क का यूनिट जूल होता है. चार्ज का यूनिट कूलॉम्ब होता है. अब वोल्ट का ये पोटेंशियल है, अब पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, इसका यूनिट वोल्ट होता है, V लिखते हैं. सब याद रखना है आपको. अब हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, आगे बढ़ेंगे सीधा. अब लिखा है आगे कि फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. ठीक है, तो आइए इस पर भी चर्चा करते हैं. रेजिस्टेंस हमारा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ध्यान से सुनना. ठीक है, एकदम अच्छे से समझना है, बिल्कुल भी किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है. तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिन पॉइंट्स को ध्यान रखना है. रेजिस्टेंस डिपेंड करता है ऑन इट्स लेंथ. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, नंबर थ्री नेचर ऑफ मटेरियल. ठीक. और नंबर 4 वो इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया. नंबर 4 मैं आपको बता दूंगा. अरे भैया दे दे नंबर 4. अरे 4 भी लिख दे. अरे ललुआ कलुआ गोलुआ कुछ तो बोल, लिखा नहीं है कुछ. अरे नहीं दिया है. एक और पॉइंट है जो यहाँ नहीं दिया है. ठीक है, देखो बेटा 3 पॉइंट है. पहला लेंथ पर डिपेंड करता है, दूसरा ऑन इट्स एरिया और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल. चौथा मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप भी लिख लेना, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल. टेम्परेचर ऑफ मटेरियल. अब बात आई कि ये बात लिखा क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जब ओम्स लॉ अप्लाई किया जाता है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लिया जाता है, इसीलिए ये लाइन नहीं दिया है. ठीक है ना, क्या नहीं दिया है? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर को क्या मान के ये सब दिया गया है, टेम्परेचर को कांस्टेंट मान के दिया गया है. ठीक. अब बात आई कि कैसे लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है. तो समझो, मान लेते हैं बेटा कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, ये इसकी लंबाई है L. ठीक. और ये जो देख रहे हो, ये जो सेक्शन, ये जो एरिया होता है जिसके थ्रू, जैसे मान लो पाइप है,
तो पाइप को काटोगे तो ये सर्कुलर फेस का एरिया मिलेगा ना, तो इसी एरिया को कहा जाता है ए लिखा जाता है और इसी को बोला जाता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और ये जनरली कैसा होता है वायर, सिलेंडर के शेप में। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इसका एरिया की वैल्यू ऐसे भी निकाला जाता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, आर रेडियस है। ये जो सर्कुलर फेस देख रहे हो ये, इसका ये आर रेडियस है। ठीक, समटाइम रेडियस के जगह डायामीटर भी अगर दे दिया हो किसी सवाल में, ये लंबाई पूरी तो ये डायामीटर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई डी स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो एरिया की जगह आप पाई आर स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हो। तो ध्यान देना कि लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर 2 एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, लिखा है कंबाइनिंग इक्वेशन दिस एंड दिस, ये वही इक्वेशन है 11.8 11.9। अगर कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कि R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। जब इनको कंबाइन करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन है, तो जब भी प्रोपोर्शनल का ये वाला साइन हटाया जाता है तो इक्वल टू के साथ साथ कोई कांस्टेंट आता है। तो इक्वल टू के साथ साथ एक कांस्टेंट आया है रो। इस रो का क्या नाम है, ध्यान से देखना बेटा। तो इस सिंबल का नाम है रो, RH। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इसको कहते हैं कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसका दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है बेटा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ से एक फार्मूला रो का भी बन जाएगा कि रो बराबर RA/L, RA/L। ठीक है, और रेजिस्टेंस का ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। R बराबर रो L अपॉन ए। रो ये L लिखा है, रो L अपॉन ए, SI यूनिट ओम। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। रो, इसकी यूनिट होती है बेटा ओम मीटर। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम मीटर, याद रखना। और ये किस पर डिपेंड करता है, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मेटल है तो कुछ और होगा, एलॉय है तो कुछ और होगा। ठीक, और इसकी SI यूनिट देखो यहाँ दिया है, SI यूनिट मीटर। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रिकल। सब याद रखना कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आ जाए। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, रट डालो। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, रट डालो। इधर जो बताया है ये सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों फार्मूले हमने बताए हैं, ये जो दोनों फार्मूले बताए इंपॉर्टेंट है, एकदम याद हो जाना चाहिए आपको। कहीं से भी गलती नहीं करना है। जो करेगा गलती भाई समझ लो लग जानी है, एकदम लग जानी है, लंका लग जाएगी तुम्हारी। तो ध्यान रखना। अब ध्यान रखना, यहाँ पर आगे बात आ गई कि मेटल, कि ये मेटल और एलॉय पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो अगर बात करें मेटल और इसकी, तो देखो यहाँ पर लिखा है हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ दिस एंड दिस, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है, बहुत लो होती है, वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। इंसुलेटर लाइक रबर एंड ग्लास हैव रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर 10⁻12 to 10⁻17। यानी आपको आइडिया लग गया कि जिनकी रेजिस्टिविटी यानी रो की वैल्यू कम होगी वो क्या होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे, गुड कंडक्टर्स होंगे। ठीक है, जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, वो कंडक्टर्स तो छोड़ो, उनको इंसुलेटर के कैटेगरी में रख दिया जाए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो ये और ये वैल्यू 10⁻12 to 10⁻17 ओम रखा गया है। ये किसके लिए रखा गया है, इंसुलेटर्स के लिए रखा गया है, जैसे रबर और ग्लास। तो रेजिस्टिविटी इस ऑर्डर का होता है। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। देखो लिख दिया, टेम्परेचर के साथ दोनों बढ़ता है। अगर किस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बेटा बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर कम करोगे तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा और उसका रेजिस्टिविटी भी कम होगा। इसका भी एक फॉर्मूला है, वो फार्मूला ऐसे होता है बेटा कि RT इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T। ठीक है, R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग R0 लिखते हैं। ठीक है, T क्या है, राइजिंग टेम्परेचर है। यहाँ पर R0 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है। ठीक, T राइजिंग टेम्परेचर है। अल्फा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक फार्मूला है टेम्परेचर को कनेक्ट करता हुआ। इसी तरीके से रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला होता है,
वो क्या होता है, रेजिस्टिविटी वाला भी ऐसे ही होता है कि रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी, ठीक है, सेम मीनिंग के साथ। राइज इन टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी इन थर्मल रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर और इसका यूनिट हो जाएगा ओम, बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ टेबल दे रखा है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कि सिल्वर का रेजिस्टिविटी 1.6 10⁻⁸ है, कॉपर की सिल्वर से थोड़ी ज़्यादा है, तो जिसका जितना लो रेजिस्टिविटी होगा उतना अच्छा कंडक्टर होगा, यानी सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद टंगस्टन है, उसके बाद निकिल है, आयरन है, क्रोमियम है, मरकरी है, मैग्नीज है। एलॉयज दे रखे हैं, एलॉयज में कॉन्स्टेंटन है जो कि एलॉय है कॉपर और निकिल से बनता है, कॉपर निकिल। मैंगनीन है जो कि बनता है कॉपर मैग्नीशियम और निकिल से। नाइक्रोम है जो कि निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन से बनता है। कुछ इंसुलेटर्स हैं जो कि ग्लास है, हार्ड रबर है, एबोनाइट है, डायमंड है, पेपर है, ठीक है, ये सब दिए हुए हैं। तो जो सबसे कम रेजिस्टिविटी किसका है, सिल्वर का है। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है, सिल्वर का है, और ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिखा है, यू नीड नॉट मेमोराइज दिस वैल्यू, यू कैन यूज दिस वैल्यू फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो सारे ये बच्चे बेटा आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर सवाल आता है तो मिल जाएगा उसका, ठीक है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, एक और बहुत अच्छी बात है यहाँ पर, जब आप पढ़ोगे ना तो मिलेगा आपको कि टेबल 11.2 रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर दैन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, कि जो एलॉय की रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा है। भाई ये क्या देख रहा हूँ, इधर जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ, किधर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ रहे हैं, हमारी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, यानी कि यहाँ पर रो की वैल्यू सबसे ज़्यादा है और इस तरफ रो की वैल्यू सबसे कम है। तो यानी कि ये जो ऑर्डर दिया गया है सेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टिविटी है। लाइन में लिखा है ये बात कि रिवील टेबल 11.2 रिवील दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जनरली हायर दैन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल, एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज, यानी कि एलॉय हमारे बर्न नहीं होते हैं, इसीलिए, ठीक है, एलॉय हमारे क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, ठीक है, बर्न नहीं होते हैं। एलॉयज डू नॉट ऑक्सीडाइज यानी कि बर्न रेडिली एट हाई टेम्परेचर्स। For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron, toaster, etc. Tungsten is used almost exclusively for filaments of electric bulb, whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission line. कि why we use alloys for heating element, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने से ये क्या करते हैं, रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो ये हीट को रोकते हैं, नहीं करंट एक तरीके से कह सकते हो गर्म होते हैं, मेल्ट नहीं होते जल्दी, ठीक, इसी वजह से ये लोग यूज किए जाते हैं एज ए हीटिंग एलिमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होते, हाई टेम्परेचर तक ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न आउट नहीं होते। आगे बढ़ते हैं एक सवाल की तरफ। सवाल दिया है मेरे प्यारे बच्चे ये कि हाउ मच करेंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, एक इलेक्ट्रिक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा, यानी करंट की वैल्यू पूछ ली गई, फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब ऑफ फिलामेंट इज 1200 ओम। फिर हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज इतना। दोनों में ओम्स लॉ लगा देंगे, कुछ करना ही नहीं है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो I बराबर क्या बन जाएगा बेटा, V बटे आर, बस यही फार्मूला लगाना है, पहले पार्ट में भी दूसरे में भी, इसमें भी और ये B वाले में भी, ठीक है। तो ए वाले में भी I बराबर V अपॉन आर, वो 0.18 एम्पियर, बी वाले में भी I इज इक्वल टू V बाई आर, 220/100 2.2 एम्पियर। नोट द डिफरेंस ऑफ करंट ड्रॉन बाई एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम द सेम 220 वोल्ट सोर्स। दोनों में अप्लाइड वोल्टेज सेम है भाई, देखो जाए तो यहाँ भी 220 वोल्ट है, यहाँ भी। फ़र्क क्यों आया, क्योंकि जो फिलामेंट था उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और जो एक रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल है उसका कम है, तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ करंट कम आएगा, इसीलिए यहाँ पर करंट कम आया है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है इसलिए करंट ज़्यादा आया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और दिया है। अब इस सवाल में बेटा क्या दिया है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 60 वोल्ट व्हेन इट इज ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। कि अगर 60 वोल्ट पर इतना एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है तो क्या कितना करंट ड्रॉ करेगा अगर पोटेंशियल 120 वोल्ट कर देंगे तो
तो देखो भाई, हमारा इलेक्ट्रिक हीटर की ही तो बात हो रही है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो थोड़ी बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, डिवाइस सेम है। तो हम क्या करेंगे कि 60 वोल्ट और 4 एम्पियर को लेके रेजिस्टेंस निकाल लेंगे V/I से। वोल्टेज है 60, आई है 4, इससे इसको काटोगे 15 आ जाएगा, यानी कि 15 ओम रेजिस्टेंस है किसका, इलेक्ट्रिक हीटर का। अब बोला है कि कितना करंट, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज 120 वोल्ट। तो हमने कहा करंट बराबर V/R, वोल्टेज हमारा 120 है, आर की वैल्यू हमारा 15 आ गया। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, तो डिवाइड करते ही 15 8 120, 8 आ जाएगा, यानी करंट कितना अब ड्रॉ होगा बेटा, 8 एम्पियर का करंट ड्रॉ होगा। ठीक है, देखो तो वही काम यहाँ पे भी किया कि पहले वाले इन्फॉर्मेशन से इस वाले और इस वाले इन्फॉर्मेशन से आर निकाला 15 हूँ, और दूसरे वाले इन्फॉर्मेशन से 120 वोल्ट और रेजिस्टेंस आ गया, तो इस दोनों इन्फॉर्मेशन से हमने फिर दोबारा से करंट निकाल लिया। ठीक है, तो द करंट थ्रू हीटर बिकम्स 8 एम्पियर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज इतना एट 20 डिग्री सेल्सियस। ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या दे दिया है बेटा, यहाँ पर अब दे दिया हमारे सामने 1 मीटर लेंथ है, 26 ओम का रेजिस्टेंस है, 20 डिग्री सेल्सियस है। इफ़ द डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm। ठीक है, लेंथ ये है, डायामीटर दिया है, देखो क्या डायामीटर, हमने थ्योरी में ये बात बताई है आपको। What will be the resistivity of the metal at that temperature using table 11.2 predict the material of the wire। तो टेबल यूज करके हम मटेरियल बताएंगे, लेकिन पहले तो रेजिस्टिविटी बतानी होगी। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, RA/L। और एरिया का क्या फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि डायामीटर दे दिया, तो पाई डायामीटर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो आ जाओ भाई, डायामीटर दिया है इतना, तो mm में था, मीटर में बदल लेंगे। लेंथ दिया है 1 मीटर। अब रो बराबर RA/L। अब ए की जगह क्या लिख दिया, पाई डी स्क्वायर बाई, नीचे देखो 4 आ गया कि नहीं, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 और एल, इसमें वैल्यू रख देंगे, रो निकाल लेंगे। तो रो की वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू रखने के बाद 1.84 इंटू 10⁻⁻�6। जिन बच्चों को कैलकुलेशन में दिखो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है ना। अब द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल हमारा आ गया इतना 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम। जब टेबल में जाके देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, मैंगनीज। बात है कि सर पक्का मिलेगा क्या, हमने कहा वो दिखा देते हैं 1.84 10⁻⁻6 में है कि नहीं है। आ जाओ भाई, मैंगनीज 6 पॉइंट, अरे भैया ये देखो दिया है 1.84 इंटू 10⁻⁻6। आपने कहा अरे सर जी ये तो चमत्कार हो गया। बेटा चमत्कार नहीं है, सब कैलकुलेशन करोगे अपने आप आएगा। अगला सवाल, अगला सवाल में दिया है कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग, क्या लिखा है, अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 है। तो इन्होंने बोल दिया है कि एक तो वायर है जिसका लेंथ L है, एरिया A है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो हमने कहा इस पहले इन्फॉर्मेशन से अगर R की बात करेंगे, R1 बराबर तो रो L बाई, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है ना, R1 बराबर रो L अपॉन है। इन्होंने बोला है सेम मटेरियल है, अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, मतलब कि रेजिस्टिविटी मटेरियल पर डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पर। देखो R जो होता है ये लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। लेकिन रो की बात करो तो रो L और A लेंथ इतना पर डिपेंड नहीं करता, पर डिपेंड नहीं करता, ठीक नहीं करता है। क्यों, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का, तो ये टेम्परेचर पर और मटेरियल पर डिपेंड करेगा और किसी पर नहीं। तो ये दोनों बातें आप लिख लोगे तो रेजिस्टिविटी वही हो जाएगी। अब R2 बराबर तो रो L/2, क्योंकि लेंथ इतना हो गया, एरिया इतना, तो L/2 2, और ये तो करेंगे तो 2, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा खिसक के, तो 2 नीचे मिलके 4 हो गया, 1/4। अब बचा क्या, रो L/A। इतने की वैल्यू तो यहाँ पर 4 दिया ही है। R1 बराबर कितना है, रो L अपॉन है, और इसकी वैल्यू 4 है। तो R2 बराबर क्या आ गया, 1/4 इंटू R1। तो R2 बराबर आ गया कि 1/4 और R1 की वैल्यू 4। तो भाई सीधी सी बात है, 1/4 इंटू 4 करोगे, कट के क्या बचा 1, तो R2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नया रेजिस्टेंस 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, पूछ लिया पहला सवाल कि ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। चारों बातें लिख लेनी है। लेंथ ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, नेचर के मटेरियल पर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, घटाने पर घटता है, खत्म कहानी।
विल द करेंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अब एक मोटा और पतला की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है कि विल करेंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर। एक पतले वायर में करंट तेजी से चलेगा कि मोटे वाले में, थिक वायर यानी मोटे में या पतले में, जबकि सेम मटेरियल का है, सेम सोर्स से अप्लाई है। तो बेटा रेजिस्टेंस का फार्मूला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया हमारा थिकनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो जिसका थिकनेस ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ईजिली फ्लो करेगा, यानी कि थिक वायर में करंट ईजिली फ्लो करेगा इन कंपेरेटिवली थिन वायर, क्योंकि थिन वायर का एरिया कम होगा। एरिया कम होगा मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा मतलब करंट कम होगा। ठीक है, तो थिक वायर में करंट इजीली फ्लो करेगा, याद रखना किसमें, थिक वायर में। क्यों, रीजन इज कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर वायर थिक है तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से करंट इजीली फ्लो करेगा। करंट रेजिस्टेंस कम होना मतलब रुकावट कम होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल हो गए। तीसरा लिखा है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। तो व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट। ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है बेटा, बहुत सुंदर। इन्होंने बोला है कि अगर लेट कर लिया जाए कि रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट remains constant while potential difference across the two ends of the component decreases to half of its former value। कि रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, V अपॉन आई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ रही है इसलिए हमने ये फार्मूला लिया। तो ये मान लिया कि R1 हमारा है V1 अपॉन I1, ये फार्मूला। ठीक है, अब R2 की बात करें। क्वेश्चन में बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन सेम, यानी R2 भी R1 के बराबर है, लेकिन हो क्या रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू। तो अगर मान लो कि पोटेंशियल हमारा V है, करंट हमारा I है, तो अगर V को हम V/2 कर दिए तो भाई अब I क्या होगा, तो हमने कहा वो निकाल लेते हैं। I को हमने मान लिया कि I2 हो गया, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बराबर है, तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर कर दो। तो जब बराबर करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखियो, कि V अपॉन आई बराबर V/2। तो इस 2 को 2 लिख दिया और नीचे है I2। ठीक है, I2 निकालना है आपको, V से V कैंसिल हो गया, तो I2 कितना हो गया बेटा, I/2, यानी कि करंट आधा करना पड़ेगा, तब रेजिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। तो व्हाट वे चेंजेज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, तो करंट रिड्यूस टू हाफ, करंट रिड्यूस टू हाफ, और ये सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन, वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। क्योंकि रजिस्टिविटी कम होती है, ज़्यादा होती है, रजिस्टिविटी एलॉय की ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, ऑक्सीडाइज नहीं होते यानी कि बर्न नहीं होते। इस वजह से इलेक्ट्रिक टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन में एलॉय यूज करते हैं रेदर देन मेटल। आगे, यूज द डेटा टेबल, आंसर द फॉलोइंग। तो बेटा आयरन मरकरी बेटर कंडक्टर कौन है, टेबल में जिसकी रजिस्टिविटी कम होगी वो बेटर होगा, चेक कर लेना। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर, तो ये आपको पता है सिल्वर है, क्योंकि सिल्वर की सबसे कंडक्टिविटी कम है, रजिस्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आ गया बेटा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर है, ध्यान देना है, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, ये क्या होता है। तो देखो बेटा यहाँ पर सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स का मतलब है कि मल्टीपल रजिस्टर्स। तो अगर यहाँ पर एक रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर्स, तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में है। देखो लिखा है ना रजिस्टर इन सीरीज, तो जब रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो क्या होता है, अगर आपने एक वोल्टेज यहाँ पर कुछ सोर्स, ये क्या लगा दिया आपने, यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, इस बैटरी के साथ हम मीटर लगा दिए जो कि करंट की वैल्यू को मेजर करेगा, और 3 रजिस्टर्स को लगा दिए। तो अगर वोल्टेज बैटरी का V है तो इसके एंड पर X और Y एंड पर भी आपने V वोल्ट अप्लाई कर दिया, और ये V वोल्टेज इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मान लो यहाँ V1 है, यहाँ V2 है, यहाँ V3 है, तो ये तीनों का सम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा V, यानी कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3।
ठीक है। तो यहाँ पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। बेसिकली इस हेडिंग में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ पर बेसिकली रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए सबसे पहला लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन, कि देयर आर 2 मेथड ऑफ ज्वाइनिंग रजिस्टर्स टुगेदर। केवल 2 मेथड है। कौन कौन से मेथड है, एक सीरीज का और एक पैरेलल का, ठीक है। तो समझो कि यहाँ पर एक सर्किट यहाँ पर लिख दिया ना कि फिगर 11.6, यही है 11.6, यही वाला फिगर है 11.6। क्या लिखा है इसमें कि शोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच 3 रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली आर ज्वाइंड एंड टू एंड। तो जब रेजिस्टेंस एंड टू एंड ज्वाइंड हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को कहते हैं दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या खास बात होती है, सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात होती है ये कि जो हमारे इसमें फ्लो होने वाला करंट होता है, जो हमारा फ्लो होने वाला करंट होता है, जैसे ये बैटरी आई करंट दे रहा है तो ये करंट इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। यानी कि यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, इसमें भी करंट I1 ही रहेगा, इसमें भी करंट आई है तो आई ही रहेगा, ठीक है, आई रहेगा, और इसमें भी करंट आई ही रहेगा, नहीं बदलेगा। यानी तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। जबकि ये वोल्टेज कितना अप्लाई किया गया है यहाँ पर V, तो ये वोल्टेज इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो इसका वोल्टेज आ जाएगा V1। क्यों आ जाएगा V1, क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर होता है IR। तो पहले यहाँ रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, करंट सेम है, तो इसका वोल्टेज बदलेगा। क्यों, क्योंकि V1 बराबर I रेजिस्टेंस की वजह से। दूसरा वोल्टेज हो जाएगा I इंटू R2, तीसरा वोल्टेज हो जाएगा I इंटू R3। और जब इन तीनों को जोड़ेंगे आपस में V1 प्लस V2 प्लस V3 तो क्या आएगा V, क्योंकि ये इसी वोल्टेज का तो डिवीजन है, इसी वोल्टेज से तो इन तीनों को मिला है सब, तो V, और इधर I कॉमन मिल जाएगा और हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अब अगर मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों कि इन तीनों को मैं हटा दूं और यहाँ पर केवल एक रेजिस्टेंस कोई लगा दूं R, करंट की वैल्यू ये ना बदले, तो इसका मतलब ये R तो इसी वोल्टेज के बराबर हो गया, उसी करंट के रिफरेंस में, क्योंकि करंट अभी भी कितनी है इसमें I। तो इसका मतलब ये जो V है ये IR के बराबर हो जाएगा। अब जब 3 थे तो V कितना आया, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, एक इक्वेशन ये। जब एक अकेला बंदा है R रेजिस्टेंस और सेम करंट खींच रहा है अकेले, तो इसका भी वोल्टेज IR हो गया, ये हो गया 2। तो अगर दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो हमें मिलेगा क्या कि IR इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कैंसिल, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो R है ये इन तीनों का माई बाप है, इसीलिए इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको ना ऐसे भी लिखा जाता है कि RS बराबर, सीरीज है इसलिए कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है कि जितने भी रेजिस्टेंसेज होंगे उनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, डायरेक्टली ऐड कर दिया जाएगा, डायरेक्टली ऐड, डायरेक्टली एडिशन चलेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये बात याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन कि जब दो पॉइंट के बीच में, जैसे आप देख रहे हो X पॉइंट है और Y पॉइंट है, इनके बीच में कई सारे रेजिस्टेंस 1 2 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए गए, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन को हम लोग बेटा कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बबुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान देना, इसको पैरेलल कहते हैं। कि फिगर 11.7 शोज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन विच 3 रजिस्टर आर कनेक्टेड टुगेदर बिटवीन X एंड Y। कि जब दो पॉइंट के बीच में कई सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 ही हो, जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल 3 ही रेजिस्टेंसेस हों, 3 से ज़्यादा हों, 10 हों, 20 हो, 50 हो, 100 हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर दो पॉइंट के बीच में केवल कनेक्टेड हैं तो उस कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है कि ये सभी डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे, इसी V वोल्ट से ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इन सभी का वोल्टेज सेम रहेगा V। तो अगर मान लिया जाए कि यहाँ से करंट आई जा रहा है और ये जंक्शन बन गया तो यहाँ तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मान लो R1 रेजिस्टेंस वाला I1 ले गया, R2 रेजिस्टेंस वाला I2 ले गया, R3 रेजिस्टेंस वाला I3 ले गया, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये इसी I का तो हिस्सा है। यानी कि क्या हो गया बेटा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ कहता है कि I बराबर होता है V बाई R, ठीक है। तो अगर ये फार्मूला लगा दिया जाए
ये फार्मूला लगा दिया जाए तो I बराबर इस I1 के जगह तो हो गया V/R1, यहाँ आ गया V/R2 और यहाँ आ गया V/R3। V हमारा क्या मिल गया बच्चा, कॉमन। तो बचा क्या, 1/R1, 1/R2 और 1/R3, इक्वेशन 1। अब समझना, इसको मैं दोबारा मिटा रहा हूँ। अब मान लो कि इन तीनों के जगह पे, इन तीनों को हटा के केवल एक रेजिस्टेंस हमने कोई लगा दिया एक्स और वाई के बीच में, जिसकी वैल्यू लिखा आर, और इस आर के, ये आर भी इस बैटरिया से इतना ही करंट खींच रहा है आई अकेले, तो इसका मतलब कि उसके लिए तो फिर आई बराबर अकेले हो जाएगा V/R, हो जाएगा। आपने कहा तो ये भी करंट की वैल्यू है 3 रेजिस्टेंस के रिफरेंस में, और एक रेजिस्टेंस के रिफरेंस में उतनी उसी करंट की वैल्यू ये भी है। तो इसका मतलब कि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो जब बराबर करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा V/R इज इक्वल टू V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V कैंसिल, तो यहाँ 1 बच गया, यानी कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर ये जो R निकला, अब ये वाला R, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्या बेटा, अब ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, कोई दिक्कत नहीं। अगर दो रेजिस्टेंसेज ऐसे ही हमारे हों, क्या हो, दो रेजिस्टेंसेज, ठीक है, तो इन दो रेजिस्टेंसेज को कैसे जोड़ना है। दो रेजिस्टेंस के लिए भाई हम केवल इतना फार्मूला लेंगे कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। सिंप्लीफाई करेंगे और R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, R बराबर निकल के आएगा बेटा R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो दो रेजिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फार्मूला ये है, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर केवल इस हेडिंग में समझाया गया था कि रेजिस्टेंसेज ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। आगे आपको यहाँ पर समझाया गया है, क्या समझाया गया है, इस हेडिंग में समझाया गया है रजिस्टर इन सीरीज। अब हमने सीरीज रजिस्टर में सारी बातें बता दी, और ये सीरीज रजिस्टर्स है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो अप्लाइड वोल्टेज था हमारा V, इस अप्लाइड वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है V1 V2 V3 में, जोड़ेंगे तो उतना ही इसी V के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसी V के बराबर हमारी सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, और करके सारा डेरिवेशन हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ये सीरीज वाला। तो सीरीज का डेरिवेशन हमने यहाँ पर दिखा दिया, समझा दिया आपको कि ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। पैरेलल का हमने दूसरा, ये सीरीज का है, ठीक, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, यहाँ हमने ये सारे डेरिवेशन कर दिए, समझा दिए। तो ये आपको याद रख लेना है। और आगे यहाँ पर इसी तरीके से बेटा ये सीरीज का देखो डेरिवेशन किया गया है, किया गया, मैंने बता दिया था आपको पहले ही। और यहाँ पर एक सवाल है, जैसे कि सवाल में क्या दिया गया है ये भी देख लो। सवाल में दिया है कि एन, एग्जाम्पल में कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस 12 ओम, कितना ओम यहाँ इलेक्ट्रिक लैम्प है, इसका वैल्यू है 20 ओम, 12 बता रहा हूँ मैं, 20 ओम, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कंडक्टर, ये जो तार है, इस पूरे तार का रेजिस्टेंस 4 ओम है, 6 वोल्ट बैटरी लगी हुई है। कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये और ये दोनों सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का डायरेक्ट जुड़ा जाता है R1 प्लस R2, तो आ गया 4 + 20 दैट इज 24 ओम। खत्म, पहले पार्ट का सोल्यूशन। दूसरा पूछा है करेंट थ्रू द सर्किट, तो करेंट का फार्मूला हो जाएगा बेटा वोल्टेज बाई R इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज हमारा 6 है और R इक्विवेलेंट 24 है, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24, तो 24 से डिवाइड कर देंगे। तो 6/24 का मतलब 1/4, और 1/4 का मतलब 0.25 एम्पियर। तो करंट हो गया 0.25 एम्पियर। फिर पूछा है सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड कंडक्टर। तो जब हम कंडक्टर के लिए निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर का, तो कंडक्टर का आ जाएगा I × R। करेंट तो उतना ही रहेगा, ये I की वैल्यू तो इसमें उतनी ही रहेगी जितना कि लैम्प में जा रहा है। तो लैम्प और कंडक्टर दोनों में सेम है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस V बराबर IR, तो I हो गया 0.25 और R की वैल्यू है 4, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.0 वोल्ट। ठीक है, अब वोल्टेज ऑफ लैम्प निकालना है, तो लैम्प अगेन V = IR, तो I की वैल्यू है 0.25 और लैम्प का रेजिस्टेंस है 20। तो 20 से जब इसको करेंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी कि 5 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब वैसे भी निकाल सकते हो कि 6 वोल्ट था
1 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ पर हो गया, तो बचा हुआ 5 वोल्ट अकेला बल्ब ही है और कोई दूसरा सर्किट में है नहीं, तो यहाँ 5 वोल्ट ही आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, यहाँ पर निकाला गया RS 24 ओम, टोटल वो वोल्टेज जितना, करंट थ्रू द सर्किट 0.25 एम्पियर, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लैम्प का निकाला V1 इज इक्वल टू आई इंटू आर से, ये आ गया। टोटल द अक्रॉस द कंडक्टर V2 बराबर तो I2 इंटू आर। तो वैसे ही हमने भी बताया आपको, कोई डरने वाली बात नहीं है। अलग अलग तरीके से आप इसको कर सकते हो। लेकिन अब आगे देखो, दिया है कि ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम of a circuit consisting of battery of 3 cells 2 volt each and 5 ohm resistor and 8 ohm resistor and 12 ohm resistor and a plug key connected all in series। ठीक है ना, सिंपल। तो देखो बेटा, 3 सेल लिखा है 2-2 वोल्ट के, तो देखो ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, लगा दिया हमने, और इनको ऐसे जोड़ देंगे। ठीक, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल कितना हो गया 6 वोल्ट। आगे बढ़ गए, कितना रजिस्टर है 5 ओम 8 ओम 12 ओम, हमने ऐसे लिख दिया 5 ओम 8 ओम 12 ओम लिखा है। एंड प्लग की कनेक्टेड इन सीरीज, प्लग की है तो प्लग की में देखो ये है प्लग की। ठीक, तार ऐसे जोड़ देंगे, वैल्यू भी लिख देंगे प्रॉपर यहाँ। ठीक है, ये 5 था तो 5 ओम, यहाँ लिख देंगे 8 ओम। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे 12 ओम। ठीक, और ये यहाँ लिख देंगे प्लग की, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिख देंगे यहाँ, प्लग की। ठीक है, हो गया, खत्म कहानी। आगे पूछा दूसरा में, रीड्रॉ द सर्किट डायग्राम इन क्वेश्चन 1 पुटिंग एन अमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस एंड अ वोल्टमीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द अमीटर एंड वोल्टमीटर। वो भी बढ़िया है। अमीटर अगर लगाना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले आर्म को मिटाएंगे, इस वाले आर्म को मिटाएंगे। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ऐसे लिख के ए लिख दिया और इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, हो गया अमीटर, क्योंकि अमीटर सीरीज में जोड़ा जाता है। दूसरा, वोल्टमीटर की बात कर रहा है, 12 ओम पे लगाना है, तो 12 ओम का ये एंड है और ये एंड है, तो हम वोल्टमीटर ऐसे जोड़ लेंगे और यहाँ V लिख देंगे ये। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन्होंने 2 बातें और पूछी है, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द अमीटर एंड वोल्टमीटर। तो करंट कितना रीड करेगा, बैटरी कितना सप्लाई इधर से भेज रहा है, ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस है, तो बैटरी यहाँ से कितना करंट भेज रहा है, इसको निकालने के लिए तीनों रजिस्टर 1 2 तीनों सीरीज में है, पहले इनकी टोटल वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 8 20 और 5 25। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालेंगे। भाई 3 है तो तीनों को जोड़ देंगे, तो 12 8 20 5 25, 25 ओम आ गया। अब करंट पूछे निकालेंगे, जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट अमीटर रीड करेगा। ठीक है, जो इधर से जाएगा फ्लो होते हुए वही यहाँ पे रीड करेगा। तो करंट बराबर V/R, तो वोल्टेज कितना है भाई 6, और ये कितना आ गया 25, तो 6/25 एम्पियर की रीडिंग आएगी अमीटर की। दूसरा पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर यानी कि I इंटू आर। आई की वैल्यू तो हमारे पास आ गया 6/25 और आर की वैल्यू है 12, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना वोल्ट जो आ जाएगा वही आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे पूछा है रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया कि तीनों का वोल्टेज सेम रहेगा, तीनों में अलग अलग करंट जाएंगे। यहाँ से यहाँ पे टोटल करंट आई है, इस करंट इनमें जाने वाली तीनों आर्म में जो करंट होगी वो इस करंट के सम के बराबर होगी। तो वही तरीका यहाँ पर लगाया जाता है, I बराबर I1 + I2 + I3, I बराबर V/RP मान लिया। ठीक है, कि अगर उन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया जाए तो हमारा I हमारा V/RP के बराबर होगा, और I1 की वैल्यू V/R1, I2 की वैल्यू V/R2, I3 की वैल्यू V/R3, ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये बन जाएगा, सोल्व कर लेंगे ये बन जाएगा। तो ये फाइनल फार्मूला है हमारा। ये क्या है बेटा, ये हमारा फाइनल फार्मूला है, इसको याद रखना है। इसके बाद जो 1/RP, हमें RP जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तो ये बात ध्यान रखना है। 10B में कंक्लूड द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो फाइनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, याद रखना है। तो जो भी रेजिस्टेंस निकालोगे इस फार्मूले से 1/, करके वो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब एक सवाल और मैं दे देता हूँ समझाने के लिए, कि मान लो बेटा कि एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ये तीनों हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है।
मान लो ये 9 ओम का है, ये भी 9 ओम का है और ये भी 9 ओम का है, ठीक है। और इधर पॉइंट मैंने ए मान लिया, इधर हमने पॉइंट बी मान लिया। तीनों आइडेंटिकल हैं कि नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि ए और बी के एंड पर रेजिस्टेंस बताओ, क्योंकि ए और बी के एंड पे ही ये दोनों मान लो तीनों कनेक्टेड हैं, तो जो रेजिस्टेंस आर ए बी निकलेगा, अगर रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हैं तो एक की वैल्यू लिखा करो। एक रेजिस्टेंस की कितने हैं आइडेंटिकल में? 3 हैं, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर दो, आंसर 3 ओम आ जाएगा। अब बात आई कि सर पक्का इतना आएगा, हमने कहा बिल्कुल आएगा। अब इस फार्मूले से देख लो, तो 1 बाई रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू 1/9 R1, 1/R2 प्लस 1/R3। अब 1/9 ये तीनों जो लिख दिया, क्योंकि तीनों 9 ओम के हैं। सोल्व करो तो 9 एलसीएम आ गया, 1 + 1 + 1 कितना आ गया? 3। 3 9 का मतलब 1/3, तो 1/3। 1/3 किसकी वैल्यू आया? 1/R/AB की। इसको क्या करना है? रेसिप्रोकल, क्योंकि बिना रेसिप्रोकल किए हमारा आंसर नहीं आएगा। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बराबर, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी बराबर क्या आ गया? रेसिप्रोकल करेंगे बेटा तो 3 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट जब आइडेंटिकल, ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न मैंने आपको बताया, ये आप नोट कर लेंगे कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस कितने भी पैरेलल में कनेक्टेड हो तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर सीरीज में यही चीज़ हो, यही चीज़ सीरीज में हो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कि वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये दोनों फार्मूले आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये दोनों फार्मूले याद रखेंगे कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं, कुछ भी वॉट एवर विद द वैल्यू, जैसे मैं ये कहूँ कि 10 ओम का रेजिस्टेंसेज हैं और ये 4 हैं आपस में, और ये सब किस में कनेक्टेड हैं? एक बार मैं यहाँ पूछ लूँ कि एक बार सीरीज में कनेक्टेड है और एक बार बोल दूँ पैरेलल में, तो सीरीज वाले का जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 4 × 10, जो कि आ जाएगा बेटा 40 ओम। अब पैरेलल वाले में अगर रेजिस्टेंस निकालोगे इक्विवेलेंट, तो आ जाएगा 10/4, जो कि आ जाएगा 5/2, जो कि आ जाएगा 2.5 ओम। तो अगर आइडेंटिकल है, जैसे ये n की वैल्यू मैंने बताई है और ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, एक रेजिस्टेंस की R की वैल्यू, और ऐसे 4 हैं जो कि सीरीज और पैरेलल दोनों में कनेक्टेड है, तो सीरीज वाले का इक्विवेलेंट 40 आ जाएगा, अब पैरेलल वाले का इक्विवेलेंट 2.5 आ जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये ट्रिक्स बहुत काम आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल में क्या दिया है बेटा कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर इतना, सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 R3 हैव द वैल्यूज 5 ओम 10 ओम 30 ओम रिस्पेक्टिवली, which have been conducted to a battery 12 volt current through the each resistor, total current in the circuit and total इतना। अब देखो कि भाई जब पैरेलल 12 वोल्ट की बैटरी है, इस 12 वोल्ट से 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, कितने? 1 2 3, कौन कौन है भाई? 5 10 और 30, 5 ओम 10 ओम और 30 ओम, ठीक है। कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रजिस्टर, क्या बोला गया है सीरीज में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कि पैरेलल में सभी का वोल्टेज इतना ही रहेगा। तो इसके लिए करंट निकालोगे तो कितना आएगा? मान लो I1 करंट है तो V/R, V कितना है? 12, R कितना है? 5, आ गया इतना एम्पियर। इसमें कितना करंट होगा बेटा? मान लो I2 है तो V/R, V हमारा 12, R कितना है? 10, इतना एम्पियर। सिंप्लीफाई कर लेना आप लोग। फिर यहाँ I3, ठीक है, I3 V कितना है? 12, R कितना है? 30, सिंप्लीफाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। 6 दूना 12, 6 5 30, तो मतलब काट लेना अपने हिसाब से, अलग अलग आंसर आ जाएंगे भाई। 12/5 करोगे तो 2.4 एम्पियर आ जाएगा, देखो आया ना 12/5 I1। इसी तरीके से I2 निकालोगे तो क्या लिखा? 12/10 1.2 एम्पियर। I3 निकालोगे 12/30 यानी कि 0.4 एम्पियर, ठीक है। तो सारे आंसर आ जाएंगे। फिर अगले सवाल में इसमें पूछा टोटल करंट इन द सर्किट, तो तीनों करंटवा को जोड़ देंगे उतना ही आ जाएगा। तो 2.4 को जोड़ेंगे, 1.2 को जोड़ेंगे, 0.4 को, टोटल करंट आपका आ गया 4 एम्पियर। आगे इन्होंने बोला है कि टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, तो तीनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे कि 1/RP बराबर 1/5 + 1/10 + 1/3। इन तीनों को जोड़ोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1/3, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 इज द आंसर, ठीक है। इस तरीके से एक एग्जाम्पल ये दिया है, आप लोग होमवर्क की तरह ट्राई करना इसको अपने आप से। इसको क्या करना? होमवर्क की तरह ट्राई करना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा, सारे सवाल बेटा बहुत आसान होते हैं। यहाँ पर दिया है जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 ओम इन 10 to the power
10⁻6 ओम, 1 ओम 10⁻3 ओम 10⁻6 ओम। जज करना है। जज करने का मतलब हमेशा याद रखना कि अगर मान लो 3 रेजिस्टेंस है, कोई R1 है, R2 है, R3 है, अगर इनको हम सीरीज में जोड़ें, और ये भी मैं मान लूँ ऐसे लिख देता हूँ कि ये बड़ा है ऐसे, ये सेंडिंग ऑर्डर में हमने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, सबसे छोटा R1, R2 बड़ा, R3 बड़ा। अगर इनका इक्विवेलेंट निकाले सीरीज में तो कुछ RS आया, अब पैरेलल में निकाले तो मान लो RP आया। तो जो RS होगा सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होगा, और RP जो होगा पैरेलल में ये सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। तो यहाँ पर जज करने का मतलब सिर्फ यही है, क्योंकि सोल्व करने के बजाय आप इतना लिख दो कि जो कनेक्टेड इन पैरेलल दिया है तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 1 ओम से छोटा आएगा, और इस कॉम्बिनेशन में भी 1 ओम से छोटा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आंसर मत करने लगना, आंसर करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत गड़बड़ होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखी है ना कि आप सोल्व नहीं करोगे, थक जाओगे देख के। 10th क्लास के हो आप लोग तो एकदम डरा जाओगे कि भैया 1 ओम है 10⁻6 है, तो 1/1 + 1/10⁻6 और इक्वल टू 1/RP। अब कैसे निकाले भैया, तो खतरनाक हो गया। तो इतना ये बात याद रखो स्टार की तरह कि अगर 3 रजिस्टर हैं हमारे R1, R2, R3, सबसे छोटा है R1, सबसे बड़ा है R3, अगर सीरीज में जोड़ोगे तो जो वैल्यू आएगी वो बड़े वाले से भी बड़ा आएगी, और अगर इन तीनों को पैरेलल में जोड़ोगे, कोई वैल्यू आया RP, तो वो RP छोटे वाले से भी छोटा आएगी। तो यहाँ पर जज करना था केवल, तो जज करके आप इतना ही लिख देना और कुछ मत लिखना। ठीक है, कि जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से छोटा आएगा, और यहाँ भी 1 ओम से छोटा आएगा। आगे दूसरा सवाल दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये क्या है, ये पांचों सवाल, ये 4 सवाल आपको घर पे होमवर्क करने हैं। क्या करना है बेटा, होमवर्क करने हैं। अगर ये होमवर्क नहीं आया तो बताना हमको कि सर ये सवाल नहीं आया। किस पेज का है NCERT के, 187 के बाद 188, ये 188 पेज नंबर पर है। तो ये सवाल को आप लोग खुद ट्राई करना, अगर ना आए मैं सारे सवाल बताऊंगा। ठीक है बेटा, तो इसको आपको ट्राई करना है घर पे।